हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज आप लोग का फिर से बहुत बहुत स्वागत है महामना एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को मैं बताया था कि लास्ट क्लास हमारी जो सिलेबस डिस्कशन हुआ था इंग्लिश का, ठीक है, आज हमको क्या करना है कि आज हम अपने क्लासेस को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, हमारे क्लासेस आज से शेड्यूल्ड हैं, आज से क्लासेस हमारे चलेंगे। आज हम क्लास में अपना पहले जो है हम लोग बेसिक्स ऑफ इंग्लिश करेंगे। ठीक है, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश को करने के बाद इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये बेसिक्स ऑफ इंग्लिश जो है हमारे टाइम एंड टेंस का जो है सब टॉपिक भी है। ठीक है, हम पहले क्या करेंगे कि अपना टॉपिक शुरू करेंगे। फर्स्ट टॉपिक है हमारा टाइम एंड टेंस, लेकिन उसमें क्या करना है कि टाइम एंड टेंस हम एकदम से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ बेसिक जानकारी चाहिए, जिसको हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश भी कहते हैं या फिर बेसिक्स ऑफ टेंस भी कहते हैं। तो हम क्या भी करेंगे, अभी हमारा फर्स्ट क्लास हम ऐसे करेंगे कि हम टेंस के आसपास अराउंड टेंस हम जो है मूव करेंगे, जिसमें हम पहले टॉपिक को क्लियर करेंगे बेसिक ऑफ इंग्लिश को या फिर बेसिक ऑफ टेंस को, और उसके बाद फिर फर्दर हम हो सकता है इस लेक्चर के बाद सेकेंड लेक्चर में हम टाइम एंड टेंस को स्टार्ट करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक हमारा टाइम एंड टेंस है। टाइम एंड टेंस है, बट इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम अपना सब टॉपिक कह सकते हैं। ठीक है, सब टॉपिक मान लीजिए हमारा क्या है, सब टॉपिक है हमारा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश या फिर बेसिक्स ऑफ टेंसेस। ठीक, आप देख रहे हैं हमारा बैच शुरू हो चुका है, ध्रुव बैच। ठीक है, हमारा बैच लॉन्च हो चुका है। पहले हम लोग इसको यूट्यूब पे फ्री में किए थे, अब हमारा अपना पर्सनल ऐप पे, और इसको यूट्यूब पे भी हम डिलीवर करेंगे और ऐप पे भी होगा। हमारा ध्रुव बैच है जो CUET UG के लिए बहुत ही ज़्यादा फुलफिल है। आप यहाँ से पढ़ के अपना 100% सीट जो है BHU, DU, JNU या फिर और भी अच्छे अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपना सीट आप फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड आपको बच्चों पता ही है हमारा कि यदि आपका सपना है BHU, DU से BLLB करना, ठीक है, तो इसके लिए आप हैं देख सकते हैं हमारे एक्सपर्ट टीम है, हमारे आशुतोष सर और उनके साथ मिल के कुछ लोग इसमें आपको पढ़ाएंगे। सारी फैकल्टी बहुत ही एक्सपर्ट है, काफ़ी मज़ा आने वाला है, काफ़ी ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, और आपका सिलेक्शन हमारी गारंटी है आपके लिए। ठीक है, सिलेक्शन आपका यहाँ से एकदम सुनिश्चित कराया जाएगा कि आप सिलेक्ट होकर के अपना सीट ले और अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ के अपने और अपने गाँव का नाम रोशन करें। चलिए अपने कहानी को स्टार्ट करते हैं। अपनी कहानी को हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। जैसे हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक है हमारा टाइम एंड टेंस। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या है, टाइम एंड टेंस। इसी के रिगार्डिंग हमारा सब टॉपिक या फिर सब टॉपिक बोल दीजिए या फिर हमारा लेक्चर 1 बोल दीजिए, जो क्या है बेसिक्स ऑफ इंग्लिश या बेसिक्स ऑफ टेंसेस। ठीक है, ये क्या हो गया, हम इसको शुरू करेंगे। अब बताइए जैसे CUET में क्या है हमारा, CUET UG में हमारा क्या होता है, एक तो हमारा GAT का पोर्शन है। ठीक है, सेकंड क्या है हमारा, सेकंड हमारा लैंग्वेज होता है, सेकंड क्या होता है, लैंग्वेज होता है। थर्ड क्या होता है हमारा, डोमेन होता है। थर्ड क्या होता है, डोमेन क्या होता है, तो ये आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होता है जो आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक, चलिए लैंग्वेज पे हम लैंग्वेज पे आते हैं, जो मुझे आप लोगों को पढ़ाना है। इसमें आप लोगों को PhD कराना है लैंग्वेज में। ठीक, तो चलिए लैंग्वेज में शुरू करते हैं। पहले तो हमको पता होना चाहिए कि लैंग्वेज होता क्या है, लैंग्वेज से हम क्या समझते हैं। ठीक है, कोई आपसे पूछे कि लैंग्वेज का क्या मतलब है, लैंग्वेज से आपको क्या समझ में आता है, तो क्या बताइएगा। लैंग्वेज क्या है, एक मीडियम है। क्या है, एक मीडियम है जिसके जरिए हम क्या करते हैं, अपने विचार को, अपने स्टेट ऑफ माइंड को, अपने आइडियाज़ को, अपने फीलिंग को क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, तो लैंग्वेज के लिए हम क्या कह सकते हैं, अ मीडियम। लैंग्वेज के लिए हम क्या कह सकते हैं डिफिनीशन के शब्दों में, अ मीडियम थ्रू विच वी express our feelings, ideas and state of
माइंड। ठीक है, लैंग्वेज क्या है? भाषा। लैंग्वेज क्या है? भाषा। ठीक है, अब भाषा से क्या समझ में आता है? हम कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं। लैंग्वेज क्या हो सकता है इसके लिए? ठीक, मैं किस भाषा में आपसे बात कर रहा हूँ, मैं भी आपको लिख रहा हूँ इंग्लिश में लेकिन बोल रहा हूँ हिंदी में, तो ये क्या है? इंग्लिश और हिंदी दोनों क्या है? हमारा भाषा है। तो लैंग्वेज क्या होता है? एक मीडियम होता है या फिर एक ब्रिज होता है दो लोगों के बीच में, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए इसकी हेल्प लेते हैं। ठीक है, और एक्सप्रेस क्या करते हैं हम यहाँ पे? लैंग्वेज में हम एक्सप्रेस क्या करते हैं? इसको हम जनरली कहते हैं LSRW। किसको एक्सप्रेस करते हैं? LSRW। हम क्या करते हैं? लैंग्वेज के थ्रू एक्सप्रेस क्या करते हैं? LSRW। इसमें क्या होता है? L स्टैंड फॉर क्या होता है? लिसनिंग। L स्टैंड फॉर लिसनिंग, S स्टैंड फॉर स्पीकिंग, S स्टैंड फॉर स्पीकिंग, R स्टैंड फॉर रीडिंग, R स्टैंड फॉर रीडिंग, एंड W स्टैंड फॉर राइटिंग, W स्टैंड फॉर राइटिंग। ठीक है, इतना तक बात आपको क्लियर हुआ? आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप एक बार देख सकते हैं, पूरा बोर्ड आपको दिख रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? लैंग्वेज की बात करते हैं। अब लैंग्वेज होता क्या है? तो लैंग्वेज एक ब्रिज है, एक पुल है, एक मीडियम है दो लोगों के बीच में, जहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कम्युनिकेट करता है विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज। अब लैंग्वेज में हम क्या करते हैं? अपने आइडिया को, अपने फीलिंग को, अपने स्टेट ऑफ माइंड को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, और एक्सप्रेस क्या करते हैं? LSRW, जिसमें क्या होता है? लिसनिंग, सुनना, स्पीकिंग, बोलना, रीडिंग, पढ़ना, राइटिंग, लिखना। यहाँ तक की बातों में कोई दिक्कत? यहाँ तक की बातों में कोई दिक्कत? आई होप कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चीज़ों को बहुत प्यार से और धीरे धीरे समझेंगे, 1% भी अपने अंदर डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसी कड़ी में आगे बात करते हैं। ठीक, आगे हम करते हैं कि हमें लैंग्वेज में फिलहाल पढ़ना क्या है। तो पहले हम पिक करेंगे ग्रामर। पहले क्या करेंगे? ग्रामर। ठीक है, पहले हम क्या पिक करेंगे? ग्रामर। ऑलराइट, ग्रामर पहले क्या है? इसको हम पहले पिक करेंगे, इसको पहले पढ़ना शुरू करेंगे। ग्रामर क्या होता है? कोई आपको बोले अचानक से कि भाई साहब तुम मेरे को बताओ कि ग्रामर क्या होता है, ग्रामर से तुमको क्या समझ में आ रहा है? तो ग्रामर क्या होता है? ग्रामर एक तरह से जो है ना, सेट ऑफ रूल्स है। ठीक है, क्या है? सेट ऑफ रूल्स का एक बुक है या फिर सेट ऑफ रूल्स के जो है गाइड है, जो हमें बताता है कि हमें क्या, कैसे और कितना बोलना है, कितना लिखना है, कितना बताना है। ठीक है, जो चीज़ों को फॉर्म करने में मदद करता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? एज ए डिफिनीशन, ग्रामर को क्या बोल सकते हैं हम एज ए डिफिनीशन? अ सेट ऑफ रूल्स टू फॉर्म वर्ड, फ्रेज, क्लोज एंड सेंटेंसेस इतना बात क्लियर है? यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रही है? ग्रामर क्या होता है? ग्रामर क्या है? अ सेट ऑफ रूल्स है। क्या है? अ सेट ऑफ रिटन रूल्स भी इसको कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं? यहाँ पे आप लिख सकते हैं अ सेट ऑफ रिटन रूल्स भी कर सकते हैं। अ सेट ऑफ रिटन रूल्स, मर्जी आपकी है। रिटन रूल्स लिखेंगे तो इसको हम और मॉडिफाई करके बता सकते हैं। सिर्फ रूल लिखने से कोई बात नहीं है, दोनों सही है, लेकिन रिटन लिखने से और ज़्यादा ये प्रभावी होगा। क्या होगा कि क्या है? ग्रामर क्या है? अ सेट ऑफ रिटन रूल्स है। कुछ ऐसे रूल्स जो पहले बनाए गए हैं या लिखे गए हैं, जिसके सहारे ही हमें वर्ड का फॉर्मेशन करना है, फ्रेज का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, और क्या है? क्लोज का फॉर्मेशन करना है, सेंटेंस का करना है। तो यह क्या है? पहले से लिखे हुए रिटन रूल्स है, जिसको हमको फॉलो करते हुए इन चीज़ों का फॉर्मेशन करना है। अब आगे कड़ी में बढ़ते हैं। सबसे पहले जब ग्रामर में आते हैं तो इसकी छोटी इकाई क्या होती है? समझने वाली बात है। सबसे छोटी इकाई क्या होगा? लेटर होगा। क्या होगा? ग्रामर में जब सबसे नीचे आएंगे तो क्या होगा? सबसे छोटी इकाई इसका क्या हो जाएगा? लेटर। अब लेटर में जनरली क्या है? हमारे अल्फ़ाबेट कंक्लूडेड है। क्या है? अल्फ़ाबेट हमारे कंक्लूडेड। लेटर में क्या है? हमारे अल्फ़ाबेट्स जो है कंक्लूडेड है। तो लेटर को क्या कहते हैं हम? जनरली अल्फ़ाबेट हमारे आ जाएंगे इसके अंदर, अल्फ़ाबेट्स आ जाएंगे। ठीक है, अब अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? टोटल अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं? टोटल अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं? टोटल अल्फ़ाबेट्स 26 होते हैं। हमें अच्छे से पता है। ठीक है, इसके लिए किसी भी मास्टर की आवश्यकता नहीं है। हमें बचपन में ही सबसे पहले
ये सब सिखाया जाता है। अल्फ़ाबेट्स कितने होते हैं टोटल? 26। अब इस 26 में दो चीज़ें हैं, एक हमारा क्या है, वॉवल है, ठीक है, और एक क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। एक क्या है, वॉवल, एक है कॉन्सोनेंट। वॉवल कितने हैं? 5, कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21। ये वॉवल कौन कौन है? ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। इनको छोड़ के एक्सेप्ट दिस vowels, रेस्ट आर कॉन्सोनेंट। रेस्ट क्या है हमारे? कॉन्सोनेंट है, ठीक है। वॉवेल क्या होते हैं हमारे? टोटल 26, अल्फ़ाबेट्स कितने हो गए हमारे? टोटल 26 हो गए, जिसमें से 5 क्या है हमारे? वॉवेल है, और बाकी के कॉन्सोनेंट है कितने? 21। लेकिन एक्सेप्शन हर जगह होता है, यहाँ भी है, ठीक है। क्या है? एक हमारा वर्ड होता है सेमी वॉवेल। क्या होता है एक हमारा वर्ड? सेमी वॉवेल, ठीक है। अब ये सेमी वॉवेल कितने हैं? 2 हैं। कितने हैं ये सेमी वॉवेल? कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन है? वाई एंड डब्लू। क्या है सेमी वॉवेल? क्या क्या है हमारे? देखिए कितने सेमी वॉवेल है हमारे? सेमी वॉवेल कितने हैं हमारे? बताइए। 2 हैं, वाई एंड डब्लू। हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने लैंग्वेज को जाना, ठीक है। लैंग्वेज को जाना, लैंग्वेज क्या है? मीडियम है। उसके बाद क्या जाना? ग्रामर। ग्रामर क्या है? अ सेट ऑफ रिटन रूल्स है, जिसके जरिए हम वर्ड का, सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद क्या है हमारा? लेटर। लेटर क्या होते हैं? अल्फ़ाबेट्स में आते हैं। अल्फ़ाबेट कितने? टोटल 26 है, जिसमें हमारा 5 वॉवेल है, बाकी 21 जो है वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। एक्सेप्शन में क्या है? सेमी वॉवेल। वे कितने होते हैं? डब्ल्यू एंड वाई, जो कि क्या है हमारे? डब्ल्यू एंड वाई 2 यहाँ पे हैं। अब इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं, आगे और चीज़ें जानते हैं, ठीक। अब क्या हमको पढ़ना है इसके अंदर? साउंड, ठीक है। साउंड में जनरली हम पढ़ेंगे तो ये साउंड में जनरली हम क्या पढ़ेंगे? टोटल साउंड कितने टाइप के होते हैं, टोटल साउंड कितने हैं, ठीक है। साउंड जनरली क्या आपका फिजिक्स का टॉपिक है। साउंड आपको पता है कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं ये क्या है, जो ये बोलने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता है वो क्या होता है? साउंड होता है, ठीक है। तो साउंड को इतना हम यहाँ पे एलिब्रेट नहीं करेंगे, हमको अपने इंग्लिश से मतलब है, तो हम साउंड बताएंगे, ठीक है। साउंड जो होता है वो टोटल कितना होता है? तो टोटल साउंड हमारे कितने होते हैं? 44 होते हैं। कितने होते हैं? 44 होते हैं, जिसमें से हमारा वॉवेल साउंड कितना होता है? 20 होता है। और कॉन्सोनेंट साउंड कितना होता है? कॉन्सोनेंट साउंड कितना होता है? 24। दोनों को एडअप करेंगे तो क्या बनेगा? 44। दोनों को एडअप करेंगे तो क्या होगा? 44। यहाँ तक की बातें क्लियर हुई? यहाँ तक की बातों में कोई समस्या? मुझे तो लगता नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो भी बातें हुई हैं बहुत प्यारी प्यारी और छोटी छोटी बेसिक बातें हुई हैं, जो आपको पहले से भी पता होगा, ठीक है। तो क्या हो गया? साउंड, टोटल साउंड कितने होते हैं? 44 होते हैं, जिसमें से वॉवेल साउंड कितना हो गया हमारा? 20 हो गया, और कॉन्सोनेंट साउंड कितना हो गया? 24 हो गया। इतना बात क्लियर है? अब देखिए एक बात अब आपको मैं बताता हूँ, यहाँ पे इसको नोट करके ये हाईलाइट करके लिख लीजिए कि विदाउट हेल्प ऑफ वॉवेल साउंड, मतलब वॉवेल साउंड के बिना मदद के हम क्या करेंगे? वी कांट क्रिएट एनी वर्ड। भाई साहब ये क्या नया बात बता दिए सर जी, बताइए। देखिए वॉवेल तो ठीक है 5 होते हैं, बिना वॉवेल के वर्ड बनते हैं, ठीक है, बिना वॉवेल के हमारे वर्ड्स फॉर्म होते हैं। लेकिन जानने वाली इंटरेस्टिंग बात क्या है कि बिना वॉवेल साउंड का, जो कि हमारा कितना है यहाँ पे वॉवेल साउंड, मैंने आपको बताया कितने होते हैं? 20 होते हैं। तो बिना वॉवेल साउंड के हेल्प का हमारा कोई भी वर्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। जैसे एक वर्ड एग्जाम्पल में लेते हैं, यहाँ पे ट्राई। अब TRY ट्राई में हमारा कोई वॉवेल नहीं है, TRY में ट्राई में हमारा कोई वॉवेल नहीं है। लेकिन यहाँ जो Y है, ये किसका साउंड कर रहा है? ये आई का साउंड कर रहा है। किसका साउंड कर रहा है? आई का। मतलब ट्राई में जो Y है इसका साउंड क्या है? आई, ठीक है। तब जाके क्या हुआ? ये ट्राई। तब समझ में आया कि बिना वॉवेल के हमारे वर्ड हो सकते हैं, बिना वॉवेल के हमारे वर्ड बन सकते हैं, या बिना वॉवेल के हमारे वर्ड होते हैं।
लेकिन बिना वॉवेल साउंड का हमारा कोई भी वर्ड फॉर्म नहीं होगा। अब जैसे वॉवेल साउंड्स में देखिए, वॉवेल साउंड्स में बताता हूं मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे। वॉवेल साउंड में आई का बताता हूं, ठीक है। आई का देख लीजिए, आई में क्या है, पहले सबसे पहले किट देख लीजिए, ठीक है। किट, किट क्या होता है, KIT क्या होता है इसमें, ये मेडिकल किट भी होता है, इसके रिगार्डिंग और भी किट होते हैं जो किट में, चले हमको उतना मतलब नहीं है। KIT किट, यहाँ पे जो आई है इसका क्या साउंड है, किट, क्या है, जब इसको जोर से पूरा प्रोनाउंस कीजिएगा तो क्या आता है, यहाँ जो आई है किट में जो आई है ये किसका साउंड कर रहा है, ई का, ठीक है। उसके बाद MINE, माइन, MINE माइन, यहाँ जो हमारा आई है वो किसका साउंड कर रहा है, आई का, यहाँ क्या कर रहा है, आई का। अब बताइए, एक ही आई के दो दो साउंड आ रहे हैं, यहाँ पे ई का आ रहा है, यहाँ पे आई का आ रहा है, किसका, वॉवेल साउंड दोनों किसका आ रहा है, आई का। ऐसे आप खुद भी कीजिएगा तो बहुत सारे वर्ड हैं जिससे आपको पता चलेगा कि एक ही वॉवेल के बहुत सारे वॉवेल साउंड होते हैं, तब जाके हमारे टोटल वॉवेल साउंड कितने बनते हैं, 20। तो हमारा क्या हो गया, साउंड में हम क्या क्या पढ़ लिए, टोटल साउंड पढ़ लिए, लेटर को जान ले लिए, लेटर में क्या आते हैं, हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आते हैं जो 26 होते हैं, वॉवेल हमारे 5 होते हैं, कॉन्सोनेंट 21 होते हैं, सेमी वॉवेल 2 होते हैं, Y and W। उसके बाद वॉवेल साउंड कितने होते हैं, 20 होते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है, आई होप यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारे बेसिक्स में, अब ग्रामर के साथ आते हैं वर्ड, ठीक है। वर्ड, लेटर देख लिया, वर्ड, वर्ड क्या होता है, जब कोई हम आपके सामने बोला जाए कि भाई साहब वर्ड क्या होता है, तो वर्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, ठीक है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच गिव्स अस ए कंप्लीट मीनिंग और कंप्लीट सेंस, वर्ड यही होता है, ठीक है। 2 और 3, कम्बिनेशन क्या होता है, 2 और मोर देन 2, एक से कम्बिनेशन नहीं बनता है। मैं क्या बोला, कम्बिनेशन जब भी बनेगा 2 और मोर देन 2, एक नहीं बने, कम्बिनेशन एक से नहीं होता है, 2 और मोर देन 2 से होता है कम्बिनेशन। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, वर्ड के लिए क्या लिखेंगे, इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, अ ग्रुप ऑफ, या फिर अ कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, अ कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच gives us a complete meaning और सेंस। यहाँ तक की बात है क्लियर है। वर्ड के लिए मैंने क्या डिफिनेशन लिखा कि अ ग्रुप ऑफ, या फिर अ कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स विच गिव्स अस ए कंप्लीट मीनिंग और सेंस। अब जैसे मान लीजिए इसके एग्जाम्पल आपको वर्ड के लिए पता है, MY माई, इसका मतलब क्या होता है, मेरा, लेकिन कहीं आपने देखा है YM, इसका कोई है कम्बिनेशन, तो ये भी है, कम्बिनेशन तो ये भी है 2 लेटर्स का, Y और M का कम्बिनेशन ये भी है, लेकिन ये वर्ड हो गया, ये नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसके पास कंप्लीट सेंस है, MY माई के पास कंप्लीट सेंस है जिसका अर्थ होता है मेरा, लेकिन YM यम इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं है, ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, इसलिए ये वर्ड नहीं है। इतना बात क्लियर हुआ। अब वर्ड पे जब हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा वर्ड हो गया, इसके बाद क्या होता है हमारा, अब कंप्लीट ऑफ सेंटेंस तो हो गया, मीनिंग के साथ आ गया। अब क्या होता है हमारा, दूसरा चीज हमारा होता है फ्रेज, दूसरा क्या होता है हमारा, फ्रेज। अभी बेसिक को बस हम जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ठीक है। इन चीज़ों को अलग से टॉपिक के साथ एलिब्रेट करूंगा, इन सब को एक एक करके अच्छे से खोलूंगा, ठीक है। अभी बस मैं आपको इतना जानकारी दे रहा हूं कि जब मैं अगला लेक्चर टेंस शुरू करूं तो वहां पे मैं किसी वर्ड का यूज करूं, कोई फ्रेज वर्ड, ये कोई फ्रेड वर्ड को, ये कोई फ्रेज वगैरह को यूज करूं, तो वहां पे आपको जो है ना कोई दिक्कत ना हो कि सर फ्रेज तो मेरे को पता ही नहीं, फ्रेज क्या होता है। तो बस मैं आपको एक जो है ना ओवरव्यू दे रहा हूँ चीज़ों का फर्स्ट लेक्चर में, कि ओवरव्यू हमारा जो है फर्स्ट लेक्चर के बिहाफ पे हम अच्छे से अपने सेकेंड लेक्चर को कैरी ऑन कर सके, ठीक है।
इतना बात क्लियर है। चलिए, फ्रेज क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। फ्रेज क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स which have a which have which which have an incomplete meaning। ठीक है, combination of word which have an incomplete meaning। कुछ बात समझ में आ रही है कि मैंने क्या लिखा बोर्ड पे? फ्रेज क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड। कॉम्बिनेशन क्या होता है? एक वर्ड हमारा हो गया प्लस एक और वर्ड हो गया, ठीक है। अब जैसे 3-4 वर्ड हो गया, लेकिन इसका जो मीनिंग होगा क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा। जो हमें आधा अधूरा जानकारी दे, जो हमें किसी भी चीज़ का आधा अधूरा जानकारी दे, उसको क्या कहते हैं? फ्रेज। कोई भी 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह जिससे हमको आधा या अधूरा जानकारी मिले, या आधा या अधूरा ज्ञान प्राप्त हो, या अर्थ प्राप्त हो, उसको क्या कहते हैं? फ्रेज। अब जब फ्रेज यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो फ्रेज के कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या होंगे आपको पता है? एक चीज़ पहले इसमें एक और पहले लिख लीजिए, लिखने वाली बात, जो समझने वाली बात है लिख लीजिए। फ्रेज में क्या होता है? सब्जेक्ट और वर्ब में से सिर्फ कोई एक चीज़ होता है। मतलब फ्रेज में सब्जेक्ट या वर्ब दोनों एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते हैं। नेवर एवर, मतलब कभी भी नहीं। सब्जेक्ट में फ्रेज में एक साथ सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एग्जिस्ट नहीं करेंगे। वर्ब होगा तो सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट होगा तो वर्ब नहीं। किसमें? फ्रेज में। इतना समझ में आया? दोनों एग्जिस्ट एक साथ नहीं करेंगे, दोनों में से कोई एक ही रहेगा। अब आपके लिए आसान हो गया इसका एग्जाम्पल बनाना। इसमें से सब्जेक्ट और वर्ब में से कोई एक होगा, मैंने लिख दिया। इसके एग्जाम्पल्स अब आपके लिए आसान है बनाना। कोई भी वर्ब पिक करो, उसके साथ कुछ भी एग्जाम्पल लगा लो अपना। जैसे एक एग्जाम्पल हम बनाते हैं, गो देयर। ये बाकी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है, लेकिन फिलहाल अभी आप इतना जानिए, ठीक है। गो देयर, यहाँ क्या है हमारा? गो क्या हो गया? वर्ब हो गया। मतलब यहाँ पे वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब है, ठीक है। फ्रेज क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट या वर्ब में से कोई एक हो। इतनी बात क्लियर हो रही है? फ्रेज क्या होता है कि कॉम्बिनेशन होता है मोर देन 2 और 3 वर्ड्स का, जिसमें हमारा इनकम्प्लीट मीनिंग है, कंप्लीट मीनिंग नहीं है, उसको क्या कहते हैं? फ्रेज। सब्जेक्ट और वर्ब में से कोई एक होगा, दोनों एग्जिस्ट नहीं करेगा एक साथ। इसके एग्जाम्पल जैसे गो देयर हो गया, कम हियर हो गया, और भी एग्जाम्पल्स आप अपने मन से बहुत सारा बना सकते हैं। अभी आगे चलते हैं। इसके अब फ्रेज के भी 3 टाइप होते हैं। फ्रेज के क्या होते हैं? 3 टाइप होते हैं। अभी सिर्फ बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, इन चीज़ों को अच्छे से एलिब्रेट करेंगे जब फ्रेज पढ़ाएंगे, ठीक है। वहाँ पे फ्रेज का 1-2 क्लास लगाऊंगा, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि फ्रेज अच्छे से क्या होता है, फ्रेज के कितने टाइप हैं, टाइप्स को डिस्क्राइब करूंगा। फिलहाल भी जानिए कि फ्रेज के कितने टाइप होते हैं। 3 टाइप होते हैं। एक होता है हमारा नाउन फ्रेज, एक क्या होता है? एडजेक्टिव फ्रेज। एक क्या होता है? एडवर्ब फ्रेज। क्या होता है? एडवर्ब फ्रेज। अब फ्रेज मतलब ये क्या हो गया हमारा? 3 टाइप हो गया। जहाँ पे नाउन हो, इतना बेसिक जानिए, जहाँ पे नाउन की डोमिनेंसी हो फ्रेज के साथ, उसको क्या कहेंगे? नाउन फ्रेज। जहाँ पे एडजेक्टिव की डोमिनेंसी उसको क्या कहेंगे? एडजेक्टिव फ्रेज। जहाँ पे एडवर्ब की हो उसको क्या कहेंगे? एडवर्ब फ्रेज। इतनी बात क्लियर है? फ्रेज को और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब फ्रेज टॉपिक पढ़ाएंगे। फिलहाल अभी आपको बेसिक्स में जानना है बातों को, कि टेंस को हम स्टार्ट कर सके। इतना क्लियर हो गया? नाउन फ्रेज क्या होता है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, एडवर्ब फ्रेज क्या होता है। नाम से पता चल रहा है, जिसकी डोमिनेंसी होगी वही फ्रेज होगा। बाकी इसके एक्सेप्शंस एंड इसके डिफिनेशंस जो है उस टॉपिक में करेंगे जब इस फ्रेज को जनरली एक साथ पढ़ाएंगे।
इतना बात आपका क्लियर हुआ। अब इसी कड़ी में हम चलिए आगे आते हैं, फ्रेज। अब क्या हो गया हमारा कि 2 और 3 वर्ड्स मोर देन, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स थे जिसके इनकम्प्लीट मीनिंग आ रहे थे, वो क्या बन रहे थे हमारे, वर्ड बन रहे थे। क्या बन रहे थे हमारे, वर्ड बन रहे थे। किसके, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच हैव या विच गिव्स अस इनकम्प्लीट मीनिंग, वो क्या हो रहा था, हमारा फ्रेज बन रहा था। लेकिन इनकम्प्लीट मीनिंग का, अब कंप्लीट मीनिंग आएगा तो क्या बनेगा, कंप्लीट मीनिंग भी तो आएगा। तो अब आते हैं सेंटेंस पे, ठीक। अब आते हैं सेंटेंस पे। सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस क्या होगा, चलिए सेंटेंस होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स which gives us a complete meaning या फिर सेंस। अब क्या हुआ, आपको बातें समझ में आ रही है। कॉम्बिनेशन सेंटेंस क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जहाँ पे 2 और 2 से अधिक वर्ड्स को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद जो उसका मीनिंग है वो भी कंप्लीट है, उसमें कोई दिक्कत ना हो, सारी बातें खुल के, उसको क्या कहते हैं, सेंटेंस। यहाँ तक की बातें क्लियर हुई। जैसे इसके एग्जाम्पल लिख लीजिए। अब बताइए, एक राम, एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, राम को उबाल कर गरम पानी दो, राम को उबालकर गर्म पानी दो। इतना समझ में आया, या फिर इसको गर्म नहीं, इसको सॉरी, इसको लिखते हैं पानी। राम को उबालकर पानी दो, ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर है। अब क्या है, इसको हम समझेंगे कि इसका कंप्लीट मीनिंग कैसे आ रहा है या नहीं आ रहा है। राम को उबालकर पानी दो, इतना क्लियर है। इसमें क्या समझ में आ रहा है कि भाई साहब पानी को उबालना है ना, कि राम को उबाल देंगे तब पानी देंगे, ये तो कंप्लीट मीनिंग नहीं आया। तो ये क्या होगा, सेंटेंस के व्यू से ये गलत हो गया, ये सेंटेंस नहीं हुआ। इसका सेंटेंस क्या होगा कि राम को पानी उबाल कर दो, ठीक है। ये सिर्फ मैंने आपको बताया कि कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए, ऐसे ही कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस नहीं कह देंगे, ठीक है। बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, उसको कंबाइन करेंगे और उसका कंप्लीट मीनिंग आना चाहिए। कंप्लीट मीनिंग आएगा तब जाके वो क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। कंप्लीट मीनिंग आने के बाद क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा। तो ये क्या हो गया, ये हमारा सेंटेंस नहीं है, ये हमारा सेंटेंस है। इतना बात क्लियर हुआ। अब सेंटेंस के एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ। सेंटेंस के जो एग्जाम्पल्स हैं उसमें पहले इसके टाइप्स को देख लेते हैं। सेंटेंस के टाइप, सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं, टोटल हमें 5 टाइप पढ़ना है, ठीक है। टोटल में कितना टाइप पढ़ना है, 5 टाइप पढ़ना है। पहला क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। पहला क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। पहला क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। चौथा क्या होता है, तीसरा सॉरी, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस। पांचवा क्या होता है, चौथा ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा क्या होता है हमारा, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये क्या हो गया, हमारे सेंटेंस के टाइप हो गए। कितने टाइप हो गए, सेंटेंस को हम 5 टाइप में डिराइव कर सकते हैं। सेंटेंस, जितने भी सारे सेंटेंस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं वही इन 5 टाइप्स में आते हैं। कितने टाइप्स हैं सेंटेंस के, 5 टाइप है। कौन कौन, असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड लास्ट वन इज द एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। यहाँ तक की बातें समझ में आई। वर्ड पढ़ लिया, साउंड, टोटल साउंड पढ़ लिया, लेटर पढ़ लिया, सेंटेंस पढ़ लिया, फ्रेज पढ़ लिया। अब सेंटेंस में आपको ये बातें समझ में आई, इतनी बातें क्लियर हुई, इतनी बातें क्लियर हुआ। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, अभी तक हम लोगों ने, यहाँ हमारा पहला स्लाइड है, यहाँ से हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था, यहाँ से आपको पता है
कि हम लोग पहले अपना सब बेसिक पढ़ रहे थे, ठीक है, क्या क्या हमारा टॉपिक है, कैसे शुरू करना है, ये पढ़ रहे थे। पहले हमने क्या पढ़ा था, लैंग्वेज पढ़ा था, फिर ग्रामर पढ़ा था, फिर वर्ड पढ़ा है, फिर लेटर पढ़ा है, फिर साउंड पढ़ा है, फिर साउंड में भी एग्जाम्पल्स देखे हैं, फिर जाके सेंटेंस पढ़ा है, उससे पहले फ्रेज पढ़ा है। अब फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब क्या है, आगे चलते हैं। अब क्या है, आगे चलते हैं, ठीक। चलिए आगे आते हैं। अब सेंटेंस में भी क्या है, सेंटेंस में पहले हम देखते हैं असर्टिव सेंटेंस को। थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना होगा क्योंकि वहाँ पे इसकी आवश्यकता है, सिर्फ टाइप बताने से काम नहीं चलेगा। असर्टिव में भी दो टाइप के सेंटेंस होते हैं। क्या होते हैं, असर्टिव में भी दो टाइप के सेंटेंस होते हैं। एक होता है पॉजिटिव सेंटेंस, एक क्या होता है, पॉजिटिव सेंटेंस। असर्टिव में भी क्या होता है, दो टाइप होते हैं, उसमें से एक है पॉजिटिव सेंटेंस, एक क्या है, निगेटिव सेंटेंस। एक क्या है, निगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। अब पॉजिटिव सेंटेंस जो है उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस का एक और नाम है जिसको क्या कहते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस। इसको क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के दो टाइप्स हो गए, एक पॉजिटिव, एक निगेटिव। पॉजिटिव को क्या कहते हैं, अफर्मेटिव, और निगेटिव को क्या कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस। अब ये अफर्मेटिव है या फिर पॉजिटिव सेंटेंस है, उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस जो हमारा है, पॉजिटिव या अफर्मेटिव, इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। तो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होगा, मेन वर्ब होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो गया। किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का, जिसको हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट को हम और किस नाम से जानते हैं, इसको हम और कहते हैं डूअर, ठीक है। सब्जेक्ट को और क्या कहते हैं, डूअर, ठीक है, करने वाला, करता, ठीक है। और ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, रिसीवर ऑफ एन एक्शन। ऑब्जेक्ट कौन होता है, जो रिसीव करता है एक्शन को, सब्जेक्ट के द्वारा किए गए एक्शन को जो रिसीव करता है उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट को क्या कहते हैं, डूअर करते हैं, जो करता है, करने वाले को क्या कहते हैं, डूअर, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है, मेन वर्ब मैं बताऊंगा, हेल्पिंग वर्ब बताऊंगा। ऑब्जेक्ट में क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्या करता है, उस सेंटेंस के जो एक्शन होते हैं उसको रिसीव करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रिसीवर ऑफ एन एक्शन भी कहते हैं, या फिर इसको और क्या कहते हैं, नन डूअर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, नन डूअर भी कहते हैं। और ऑब्जेक्ट किसी सेंटेंस का कैसे पता करते हैं, किसी सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए हम क्या करते हैं, व्हाट एंड whom, ठीक है, व्हाट एंड whom। व्हाट एंड whom के यदि कोई सेंटेंस में आंसर निकल रहा है, ठीक है, किसी सेंटेंस में व्हाट एंड whom का आंसर यदि आ रहा है तो उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, नहीं आ रहा है तो ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के नाम क्या होगा, रिसीवर ऑफ एन एक्शन, नन डूअर, और इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, व्हाट एंड whom से। इतना बात क्लियर हुआ। सब्जेक्ट क्या होता है हमारा, डूअर, ठीक है, जो करता है, करने वाला, या फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया। ये हमारे क्या हो गया, पॉजिटिव सेंटेंस या फिर अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर हो गए। दूसरा हमारा क्या है, निगेटिव सेंटेंस। असर्टिव में दूसरा क्या है, निगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एज यूजुअल रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसको आप मॉडिफाई करने के लिए और अच्छे से लिखने के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट को क्या लिख सकते हैं, डूअर लिख सकते हैं, यहाँ ऑब्जेक्ट को नॉन डूअर लिख सकते हैं, इसको और डेकोरेट करने के लिए। बाकी इसको जनरल में इसका स्ट्रक्चर यही है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, असर्टिव के हमारे निगेटिव सेंटेंस हो गए। असर्टिव के पॉजिटिव कौन हो गया, अफर्मेटिव, जिसका क्या हो गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या होगा, निगेटिव का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, हमारे असर्टिव के दो टाइप हो गए। उसके बाद हमारा क्या हो गया, उसके बाद जानने के लिए हमारे पास क्या है, दूसरा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस,
इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये चीज़ें मैं आपको बस बेसिक इसका जो है ना एक भूमिका बना रहा हूँ टेंस को शुरू करने के लिए, कि टेंस जब शुरू करूँ तो कोई भी जब मैं वहाँ पे बात एक बोलूँ तो आपको पहले से पता हो कि हाँ इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी सर ने पहले हमको दे रखा है। बाकी सेंटेंस वगैरह जब अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे वहाँ पे फिर इसको अच्छे से डिस्क्राइब किया जाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसके भी दो टाइप हैं इंट्रोगेटिव के। इसके भी क्या है, दो टाइप होते हैं। एक होता है क्लोज इंडेड, एक क्या होता है क्लोज इंडेड, एक क्या होता है क्लोज इंडेड, क्लोज इंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस, और एक क्या होता है ओपन इंडेड, ओपन इंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब ये क्या बोला है भाई, इंटरोगेटिव सेंटेंस तो सुना था, लेकिन ये ओपन एंड क्लोज क्या आ गया नया बात, दिमाग में चल रहा होगा ना कि हाँ आज तक तो मैंने इतना ही पढ़ा कि इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है जिसमें अपना ये क्वेश्चन मार्क वगैरह होता है, लेकिन ये क्या आ गया ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। तो इसको समझते हैं। ओपन एंडेड क्या होता है, ओपन एंडेड क्या होता है, ओपन एंडेड इसका जो आंसर आता है, इसका जो आंसर आता है वो एक्सप्लेनेशन से आता है। किससे आता है, एक्सप्लेनेशन से आता है। ठीक है, इसका क्या आता है आंसर, एक्सप्लेनेशन से आता है। इसको हम इसके यदि हमसे कोई इंट्रोगेटिव में ओपन एंडेड कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसका आंसर हमको एक्सप्लेन करके देना होता है। इतना बात क्लियर है। अब क्लोज एंडेड क्या होता है, ओपन एंडेड हो गया, ये क्लोज एंडेड क्या हो गया, क्लोज एंडेड इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका आंसर क्या होता है, जनरली हम यस एंड नो में देते हैं। बात आपको पहले से पता थी कि हाँ भाई यस और नो में भी आंसर दिया जाता है, एक्सप्लेन भी किया जाता है, बातें आपको पहले से पता था, लेकिन आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे हूँ, इसको बताने के लिए कि ओपन एंडेड क्या होता है। आपको तो पहले से पता है ना, कोई से पूछे आपसे कोई क्वेश्चन, आपसे कोई पूछ लिया जाए व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, वे आर यू फ्रॉम, तो इसको आप एक्सप्लेन करके बताते हो। अब इसके लिए आपको वहाँ पे ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड की आवश्यकता नहीं है कि हमको ओपन एंडेड पता नहीं है तो व्हाट इज़ योर नेम का भी आंसर नहीं दे सकते हैं, व्हाट इज योर फादर्स नेम का भी आंसर नहीं दे सकते हैं। अरे भाई इसका आंसर हम पहले से भी कर रहे हैं और बचपन से करते आ रहे हैं, इसके लिए हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कैटेगरीज हैं कि ये व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, हु आर यू, इसका आंसर हमको किस कैटेगरी में, ये जो क्वेश्चन है किस कैटेगरी में आएगा ये मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो ओपन एंडेड का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर जनरली होता है, इसमें क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस होंगे, WH फैमिली आएगी, इसमें क्या आएगी WH फैमिली, WH फैमिली प्लस सब्जेक्ट, सॉरी कहाँ गया, हाँ WH फैमिली प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में आपको पता है इसमें क्वेश्चन मार्क होता ही है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस की खासियत है, पहचान है। ठीक है, ओपन एंडेड में क्या होता है, जो क्वेश्चन होता है उसके एक्सप्लेनेशन से आंसर आता है, जिसको हम क्या कहते हैं WH फैमिली लगती है और हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ये मेन वर्ब होता है, जिसके इसके एग्जाम्पल क्या होगा, व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर नेम, जो बेसिक्स हमारे एग्जाम्पल है मैं उसी को उठा रहा हूँ, आपके लिए कोई सर दर्द नहीं बना रहा हूँ कि आपको ज़्यादा अपने दिमाग पे जोर देना हो। ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम। अब देखिए WH फैमिली हमारा व्हाट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हमारा इज हो गया, सब्जेक्ट हमारा योर हो गया, मेन वर्ब यहाँ पे नहीं है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया लास्ट में, आपको पता है दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क है ही। ठीक है, यहाँ तक की बात ये क्रिस्टल क्लियर हुआ, दिमाग में सेट हुआ। अब क्या है दूसरा क्लोज एंडेड, इसमें क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले आके क्वेश्चन को क्या, ये सेंटेंस को क्या करता है, क्वेश्चन वर्ड बनाता है। इसका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में इसके भी क्या होता है क्वेश्चन मार्क कंपलसरी है। इसके एग्जाम्पल क्या होगा, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल खुद से बनाइए, ट्राई कीजिए मेरे साथ। ठीक है, मैं जो चीज़ों को बोल रहा हूँ उसको जो है ना पहले इमेजिन कीजिए, फिर उसको एक्सप्लेन कीजिए खुद में, फिर उसको ट्राई कीजिए, फिर उसको जो है ना अपने मेरे साथ करने की कोशिश कीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, हैव यू सीन द ताजमहल, हैव यू सीन द ताजमहल। भाई ताजमहल का नाम सुनकर कुछ लोगों के दिमाग में ख्याली पुलाव पकने लगे होंगे। ताजमहल भाई मोहब्बत की निशानी ताजमहल। ठीक है,
हैव यू सीन द ताजमहल। अब जिसने देखा है इसका आंसर यस में देगा, जिसने नहीं देखा है उसका आंसर नो में देगा। तो ये हमारा किस में आता है? क्लोज इंडेड सेंटेंस में आता है। किस में? क्लोज इंडेड सेंटेंस में आता है। हैव यू सीन द ताजमहल। अब भाई मैंने तो नहीं देखा है तो मैं नो बोलूँगा, आपने देखा है तो आप यस बोलेंगे, जिसने नहीं देखा है वो मेरे साथ नो बोलेगा, जिसने देखा है वो क्या बोलेगा? यस बोलेगा। ठीक है, ये किस में आ जाएगा? क्लोज इंडेड में। किस में आएगा? क्लोज इंडेड में। भाई ताजमहल ठीक है, चलो इसमें यहाँ को इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। कुछ लोग बहुत खुश हो रहे हैं इसको। हैव यू सीन द रेड फोर्ट। ठीक है, लाल किला। अब बताओ, अब बताइए भाई कैसे हैं आप लोग? ठीक है, हैव यू सीन द रेड फोर्ट, इसके आंसर जो होगा यस और नो में होगा। जिसने देखा होगा यस, जिसने नहीं देखा होगा नो। बस बात खत्म। ये हमारा हो गया सेंटेंस का दूसरा टाइप, जिसको हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव। तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा है इम्पेरेटिव। तीसरा क्या हमारा? इम्पेरेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या है? इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव क्या होता है? ये सेंटेंस की एक खासियत है। पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इम्पेरेटिव, इसमें क्या होता है? V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा क्या होता है? डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तीसरा क्या हो सकता है? रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेशन। इसको हटाओ, इसको लिख छोड़ देते हैं, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। ऊपर मैं बता देता हूँ इसके किसके लिए यूज होता है। डोंट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या फिर V1 प्लस ऑब्जेक्ट। इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल है और बहुत जल्दी समझ में आता है। इसके अंदर एक चीज़ है कि इसके अंदर क्या होता है हमारा? इसके अंदर हमारा एक चीज़ क्या होता है? इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। क्या होता है? इसके अंदर हमारा सब्जेक्ट जो होता है अंडरस्टूड होता है। भाई यहाँ पे तो हमको सब्जेक्ट दिख ही नहीं रहा है, ऑब्जेक्ट दिख रहा है, नॉन डूअर दिख रहा है, लेकिन डूअर दिख ही नहीं रहा है। जब डूअर नहीं है तो सेंटेंस में काम को करेगा कौन? ये तो मान लो मेरा रिसीवर ऑफ एन एक्शन है, एक्शन को रिसीव कर लेगा, लेकिन भाई साहब एक्शन को करने वाला भी तो होना चाहिए। वो यहाँ पे क्या है? अंडरस्टूड है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। और इसका सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है। इसका सब्जेक्ट किस में डील करता है? यू में। इसका सब्जेक्ट किस में डील करता है? यू में, जो कि अंडरस्टूड होता है। क्या होता है? अंडरस्टूड होता है यू। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या होगा? इसके एग्जाम्पल्स क्या होगा? जैसे आपके घर पे कोई छोटा भाई हो, तुरंत से आप उसको क्या बोलती हैं? ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ये मैं अपने सिंगल रूम में एक रूम में यदि मैं अकेले हूँ तो मैं ये किसको बोलूँगा? किसी को नहीं बोलूँगा। मेरे पास मजबूरी है कि मुझे खुद जाना होगा, पानी पी के आना होगा। लेकिन जब मेरे आस पड़ोस में, मेरे सराउंडिंग्स में, मेरे कैंपस में, मेरे सर्कल में कोई ना कोई है थर्ड पार्टी, कोई ना कोई थर्ड पार्टी या थर्ड पर्सन है जिसको मैं ये कमांड कर रहा हूँ। अब इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज किसके लिए होता है ये भी जानना जरूरी है। एडवाइस के लिए, सजेशन के लिए, रिक्वेस्ट के लिए, या फिर कमांड के लिए। कमांड कहो या फिर इसको ऑर्डर कहो। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया। ये क्या हो गया? हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है। फैमिली में छोटे भाई बहन का बहुत शोषण होता है, जिसके लिए एग्जाम्पल कौन है? जिसके लिए जवाबदेही इसी का है, इंपेरेटिव सेंटेंस का। चलो झाड़ू लगाओ, चलो पोछा लगाओ, चलो पानी लेके आओ, चलो गेट बंद कर दो, चलो फैन चला दो। ये सब क्या है? बड़े लोग क्या करते हैं? छोटों को शोषित करते हैं, जहाँ पे हमारा क्या है? यू बेचारा बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होता है। कोई दिल पे नहीं लेगा भाई, बस एग्जाम्पल है। अब इसके एग्जाम्पल क्या होगा? ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब मेरे सराउंडिंग में कोई है, मेरे आसपास कोई है, तो मैं चुपचाप बैठा हुआ उसको बोल दिया भाई ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। अब इसको समझ में आ गया यहाँ पे मैं हूँ और ये किए है, ये जरूर मुझे ही बोल रहा है कि जाओ पानी लेके आओ। कह रहे हैं ये जो बैठा हुआ है वो सोच रहा है कि भाई साहब कमरे में तो हम लोग 2 लोग हैं, ये मेरे को ऑर्डर दे रहा है कि ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर। तो ये तो ऑर्डर दे रहा है, बोल तो मेरे को रहा है, पानी किसको लाना है? मुझे लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? हमारा यू क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। और यहाँ पे सब्जेक्ट को रिसीव कौन करता है? यहाँ पे सब्जेक्ट को रिसीव करता है हमारा यू,
जो कि अंडरस्टूड होता है। इसका क्या हो गया, V1 प्लस ऑब्जेक्ट के साथ इसके स्ट्रक्चर होते हैं या फिर डोंट के साथ होते हैं। इसका आप लोग जनरली जो है ना पार्क में जाते होइएगा, ठीक है। पार्क में जनरली आजकल ट्रेंड है, पार्क में लोग जाते हैं, एंजॉय करते हैं, करना भी चाहिए। वहाँ पे क्या लिखा होता है, डोंट प्लक द फ्लावर, डोंट प्लक द फ्लावर, डोंट प्लक द फ्लावर। पार्क में क्या लिखा होता है, डोंट प्लक द फ्लावर। इसका मतलब क्या होता है कि पार्क में आए हैं, फूलों के साथ खेलिए, फूल को तोड़िए नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, डोंट प्लक द फ्लावर, फूल को तोड़ना मना है, मनाही है, ठीक है। फूल को तोड़ना मनाही है, डोंट प्लक द फ्लावर, फूलों को तोड़े नहीं, बाकी फूलों के साथ खेल सकते हैं, ठीक है। तो डोंट प्लक द फ्लावर, पार्क में फ्लावर को तोड़ना मनाही है, पार्क में फ्लावर को क्या करना है, नहीं तोड़ना है। तोड़ने पे क्या होगा, यू आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड और यू आर फाइन, ठीक है। यदि पार्क में आप फूल तोड़ते हैं तो आपको एक तो प्रतिबंधित किया जाएगा कि अगली बार से आपको पार्क में नहीं आना है भाई, आपकी एंट्री बैन हो जाएगी, या फिर आपको फाइन किया जाएगा। पार्क में आपके आसपास जो फूल है या फिर अपने जो आप साथ में जिसको लेके जा रहे हैं उसके साथ आप एंजॉय कीजिए, फूल वूल देखिए, सीनरी एंजॉय कीजिए, बस उसको नुकसान नहीं पहुंचाना है। ये क्या हो गया, हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है, डोंट टेक एनीवे, ठीक है, कोई इसको ज़्यादा सीरियस नहीं लेगा। चलिए, तो ये क्या हो गया हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस, V1 प्लस ऑब्जेक्ट के साथ या फिर डोंट के साथ। V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है, अंडरस्टूड होता है, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर या डोंट प्लक द फ्लावर, फूलों को तोड़े नहीं, अपने फूल के साथ खेले, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमारे 3 हो गए। चौथा हमारा क्या है, ऑप्टेटिव। चौथा क्या है, ऑप्टेटिव, ऑप्टेटिव सेंटेंस। चौथा क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होता है, हम जनरली इसमें ब्लेसिंग्स देते हैं, ठीक है, कर्स देते हैं, या फिर इसमें क्या करते हैं, हम किसी के लिए अच्छा या बुरा चाहते हैं, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस में इसमें क्या होता है, हम जनरली किसी दूसरे को क्या करते हैं, ब्लेस करते हैं, कर्स करते हैं, या फिर उसको और क्या करते हैं, और क्या कर सकते हैं बताइए। ऑप्टेटिव में एक तो किसी को आशीर्वाद देते हैं ब्लेसिंग्स में, दूसरा क्या करते हैं, कर्स करते हैं, श्राप देते हैं, और क्या कर सकते हैं, किसी के लिए अच्छा या बुरा जता सकते हैं, ठीक है। इसमें और कुछ होते हैं जो आप लिख लीजिए, मेरे दिमाग से उतर रहा है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स क्या, इसके स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, ये सेंटेंस जो है जनरली मे के साथ शुरू होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, मे के साथ शुरू होता है और सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये सब सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें तुम्हारा भला करे, ठीक है। और मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। ये क्या होगा, मे यू लिव लॉन्ग। हमारे ये 3-4 हो गए, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स हो गए। मे के साथ ये सेंटेंस शुरू होता है, इसमें क्या करते हैं, ब्लेस करते हैं, कर्स करते हैं, और किसी के लिए अच्छा बुरा चाहते हैं, ठीक है। ये इसमें किसमें आता है, ऑप्टेटिव में। इसके बाद हमारा चौथा क्या हो गया, चौथा ये हो गया। पांचवा क्या हो गया हमारा, एक्सक्लामेटरी। पांचवा क्या हो गया, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें हम अपने मतलब सडन रिएक्शन और विक्ट्री को एंजॉय करते हैं, ठीक है। सडन रिएक्शंस और विक्ट्री को एंजॉय करते हैं किसमें, एक्सक्लामेटरी में। इसके एग्जांपल्स क्या हो जाते हैं, वाओ, हुर्रा, ब्रावो, ठीक है। इस सेंटेंस को पहचानने की खासियत है, सबसे आसान क्या होता है, इसी सेंटेंस को पहचानना होता है कि इस सेंटेंस में आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिख जाएगा, ठीक है। इस सेंटेंस में क्या होगा, आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिख जाएगा। ये नहीं है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन तो ये फिर ये सेंटेंस नहीं है। ये क्या हो गया हमारा, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, इसके सेंटेंस वाव से शुरू होते हैं, हुर्रा से शुरू होते हैं, ब्रावो से शुरू होते हैं। जैसे इसके एग्जाम्पल्स क्या हो गए, ब्रावो, ठीक है, ब्रावो, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, बी वोन द मैच, ठीक है। ओह, शी इज नॉट वेल, यहाँ पे क्या है, अफसोस हो रहा है। भाई साहब कोई कहीं घूमने का प्लान करे और फिर पता चले कि वो बीमार है, वो अच्छी नहीं है, तो क्या करते हैं, उसके लिए दुख जताते हैं, ओ शी इज़ नॉट
वेल, ठीक है। ये सब क्या आते हैं हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। यहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ ये सेंटेंसेस अराइज होती हैं। ये क्या हो गया हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गए। सेंटेंस के हमारे 5 टाइप हो गए। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? हम लोगों ने पहले अपना टॉपिक स्टार्ट किया था कहाँ से? लैंग्वेज से। लैंग्वेज क्या होता है इसको हमने समझा, अच्छे से जाना। उसके बाद क्या पढ़ा? ग्रामर, कि ग्रामर क्या होता है, ग्रामर कैसे काम करता है। उसके बाद क्या हमारा था? लैंग्वेज के बाद हमने ग्रामर पढ़ा। ग्रामर के बाद हमने क्या पढ़ा? लेटर पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? ग्रामर हो गया। उसके बाद क्या है? फिर साउंड पढ़ा हमने, टोटल साउंड कितने होते हैं, कौन किस टाइप का साउंड करता है, हमने ये जाना। उसके बाद क्या हमने? वर्ड शुरू किया। साउंड में ही हमने लेटर के साथ अल्फ़ाबेट्स क्लियर किए थे। उसके बाद हमने क्या जाना? वर्ड जाना। फिर वर्ड के बाद हमने सेंटेंस जाना। सेंटेंस के बाद हमने सेंटेंस के टाइप्स जाने, असर्टिव जाने, इंट्रोगेटिव जाना, इंपेरेटिव जाना और ऑप्टेटिव जाना, फिर एक्सक्लेमेटरी जाना। एक चीज़ और रह रहा है जो आपको बेसिक्स में जानना है, ठीक है, जो बता देता हूँ मैं आपको, क्लॉज, ठीक है। क्लॉज क्या होता है, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। क्लॉज के बारे में भी जानकारी होना चाहिए क्योंकि टेंस में इसकी आवश्यकता होती है, ठीक। क्या होता है? टेंस में आवश्यकता इसकी होती है। क्लॉज क्या करता है? जनरली सेंटेंसेस के बीच में मीडियम और कनेक्टर का काम करता है, ठीक है। क्लॉज क्या करता है? एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस को जोड़ने की काम करता है। कौन करता है? क्लॉज करता है। क्या करता है? क्लॉज। और क्या होता है ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है या कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है या फिर कनेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है जिसके कंप्लीट सेंस आते हैं, कंप्लीट मीनिंग आते हैं, ठीक है। क्लॉज में क्या होता है? कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होते हैं या फिर कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, ग्रुप्स ऑफ शॉर्ट वर्ड होते हैं। इसका क्या होता है? कंप्लीट मीनिंग आता है क्लॉज। क्लॉज क्या करता है? एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ जोड़ता भी है। ये क्लॉज हो गया हमारा। क्लॉज के लिए डिफिनेशन आप लिख सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सॉरी नीचे लिख देता हूँ, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which have a complete meaning and they compulsory consist of subject and object with verb, ठीक है। हमारा फ्रेज में क्या था? सब्जेक्ट था तो वर्ब नहीं, वर्ब था तो सब्जेक्ट नहीं। लेकिन क्लॉज में क्या होता है? हमारे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, दोनों का होना जरूरी है। किसमें? क्लॉज में, ठीक है। क्लॉज में हमारे क्या होते हैं? सब्जेक्ट भी होते हैं, वर्ब भी होती हैं और ये ऑब्जेक्ट तो हमारा नॉन डूअर तो हर जगह होगा ही क्योंकि इसको एक्शन को रिसीव करना होता है, ठीक है। अब क्लॉज के भी हमारे टाइप होते हैं। क्लॉज के कितने टाइप होते हैं? 5 टाइप होते हैं। क्लॉज के कितने टाइप होते हैं? 5 टाइप होते हैं, जिसको हमको आगे जानना है। सिर्फ अभी टाइप जान लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ठीक है। क्लॉज के कितने टाइप होते हैं? एक तो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज। एक क्या होता है? इंडिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज। दूसरा क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज। तीसरा क्या होता है? नाउन क्लॉज। नाउन क्लॉज। चौथा क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉज। चौथा क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉज। और पांचवा क्या होता है? एडवर्ब क्लॉज, ठीक है। जहाँ पे कनेक्शन जो है किसी भी सेंटेंस में किसी दूसरे या तीसरे की या किसी कनेक्टर की आवश्यकता नहीं हो, सेंटेंस अपने आप में पूरा कंप्लीट मीनिंग देता हो, एक कनेक्शन के साथ उसको क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट, जिसकी दूसरे की आवश्यकता ना हो, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ उसको ऐड करते। दूसरा क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज, जिसको किसी दूसरे की आवश्यकता हो, अपने दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए किसी दूसरे सेंटेंस की आवश्यकता। दूसरे सेंटेंस में क्या होता है? आश्रित होता है, ठीक है। इसको किसी न किसी सेंटेंस की एक मीडिएटर की आवश्यकता होती है, एक मीडिएटर की आवश्यकता होती है सेंटेंस को जोड़ने के लिए। उसके बाद क्या होता है? हमारा नाउन क्लोज होता है, जहाँ पे नाउन की डोमिनेंसी हो, जहाँ पे नाउन बीच में आकर के सेंटेंस को ऐड करता है, उसको क्या कहते हैं? नाउन क्लोज होता है। क्लोज का काम ही क्या है? एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ ऐड करना, ठीक है। तीसरा, चौथा क्या हमारा? एडजेक्टिव हो गया, जहाँ पे एडजेक्टिव एज ए सब्जेक्ट आके डोमिनेट करे और ये सेंटेंसेस को ऐड करे, उसको क्या कहते हैं? एडजेक्टिव क्लोज। और पांचवा क्या है? एडवर्ब। सेम चीज़ है, एडवर्ब फिर से डोमिनेट करेगा और आके दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा, तब जाके क्या होगा? क्लोज बनेगा। ये हमारे क्लोज के 5 टाइप हो गए। जब क्लोज को हम पर्सनली पढ़ेंगे तो आप इसको और एलिब्रेट करके एग्जाम्पल के साथ पढ़ेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ लिया? जो चीज़ें पढ़ लिया ये
कुछ बातें हैं, जैसे हमने आज अपना लैंग्वेज समझा कि लैंग्वेज क्या होता है, फिर हमने वर्ड जाना, लेटर जाना, उसके बाद क्या जाना, सेंटेंस जाना, फ्रेज जाना, फ्रेज उसके बाद सेंटेंस, फिर क्लोज, उसके बाद टाइप्स ऑफ सेंटेंस को जाना। बस आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगले क्लास में उसको पढ़ के आइएगा, फिर बातों को इससे आगे शुरू करेंगे। अगले क्लास में टेंस से आपकी शुरुआत कराएंगे, मुलाकात कराएंगे। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।